बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। हाल ही में लाहौर में एक अंधोनाक वाकया होता है, दो पुलिस एहलकारों की शहादत होती है। पता लगता है कि क्लाशनकोव के जरिए इन दोनों को निशाना बनाया गया। फिर यही लोग, यही मुजरिमान, यही दहशतगर्द जाते हैं और फिर एक और जगह जाकर पुलिस वालों को जख्मी करते हैं फायरिंग के जरिए। इसके बाद बताया जाता है पुलिस की तरफ से कि पुलिस मुकाबले में दोनों मुजरिमान को हलाक कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में अजीबोगरीब सूरत हाल यह है कि बताया गया कि यह बदला लेने के लिए किया गया। मुबैना तौर पर फैजान नामी एक शख्स, एक नौजवान जो गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, मुख्तलिफ केसेस में वो इन्वॉल्व था। कोई कहता है कि वो मुखबिर होता था कि एक वक्त में, फिर मुखबरी किया करता था, लेकिन बाद में उसको कुछ पैसे जब दिए जाते थे फिर वो सिलसिला रुक गया, तो वो फिर जराइम पेशा लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। जब जेल गया तो वहां पर भी उसके दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात बन गए। तो लंबी कहानी है, लेकिन यह कि फिर वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। फिर उसका भाई रेहान ये अपने वालिद के साथ आता है और उन पुलिस वालों को मार डालता है कि जिन पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने हमारे भाई को पुलिस मुकाबले में मारा था। मेरे साथ नई मुस्तफा साहब मौजूद हैं। आप इनको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी और बड़े बड़े चैनल्स पर इनको बुलाया जाता है। ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी कि जिस तरह के पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मैं लफ्ज दोहरा देता हूं कि खून की दीवार एक खड़ी की जा रही है और इसमें बहुत खून बहेगा। यानी इसका मतलब यही था कि खुदा का खास्ता कि लोग बदला लेने की तरफ आएंगे और पुलिस वालों की तरफ अटैक कर देंगे। अब पुलिस वाले खुद बेचारे अगर महफूज नहीं होंगे तो हमारी हिफाजत क्या करेंगे। नहीं मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। पहले तो मैं उस बात में बाद में आऊंगा कि आपको कैसे ही अंदाजा था कि इस तरह के खुदा न खास्ता वाकयात हो सकते हैं कि इस तरह लोग दहशतगर्द बन जाएंगे, बदले के चक्कर में आएंगे। पहले तो ये सारा वाकया बताएं, क्या हुआ है, किस तरह ये लोग पहुंचे हैं पुलिस वालों तक, पुलिस वाले आए और फिर ये निकल कर आगे कैसे गए, पुलिस मुकाबला कैसे हुआ, ये पूरा सारा वाकया हुआ क्या है। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो इसका पस मंजर पेश किया है ना, उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो हम कर चुके हैं आप ही के प्रोग्राम में, और ये क्रेडिट जो है ना आपके चैनल का है कि मैंने उसे सारे वाकयात बताए थे और ये फोर्स ही कर रहा था मैं उस वक्त। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, पामिस्ट्री की बुनियाद पे नहीं कहा था, मैंने हालात के तकाजे के तहत कहा था। होता यह है कि ये जो फैजान भट्ट जिसका नाम लिया आपने जी, ये पुलिस को मतलूब था कई मुकदमात में, इश्तिहारी हुआ और गिरफ्तार भी हुआ। गिरफ्तारी के साथ ही इसको सीसीडी नहीं था, सीटीडी था, सीटीडी ने उसको मार दिया। वो सीटीडी का तो मुकाबले में मारा गया, मुकाबला उन्होंने कहा जी मुकाबला था, ये मारा गया। जब ये मारा जाता है तो उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद इसके सारे दोस्त अहबाब, ग्रोह के साथी, जो जेल में ग्रोह बना था ये पुलिस के बकौल, वो रुपोश हो गए। जब वो रुपोश हुए तो बाहर बैठकर वो ये चैलेंज करते थे कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे उन पुलिस वालों से जो भी जिम्मेदार भी पुलिस वाले। उनमें एक शक था इस थानेदार पे जिसको ये परसों मारा गया। इस पे शक था कि सीटीडी को मुखबरी इसने की है। फैजान भट्ट का भाई रेहान भट्ट, अच्छा रिपोर्ट ही हो रहा है कि इसने मारा है, लेकिन मरवाया किसने मरवाया है। अच्छा ठीक, मुखबरी इसने की। मुखबरी पुलिस का सारा सिस्टम मुखबरी की बुनियाद पे चलता है। अब और भी मामला पे चलता है, लेकिन पहले ज्यादा अरसा मुखबरी भी चलता रहा। उस मुखबरी के तहत फैजान मारा जाता है। फैजान मारा गया। रेहान और उसका वालिद फयाज भट्ट, फयाज ही गालिबन उसका नाम, वो दोनों जो थे वो दोनों किसी ना किसी तरीके पे रूपोश रहे, लेकिन अपने घर में आते थे दोनों घरों में। अच्छा, जिस दिन ये वाकया होता है आज से 3 रोज कबल, इनका वालिद फैजान भट्ट का फोन करता है इस थानेदार को जो शहीद हुआ है, जो मारा गया। इसको फोन करता है कि मेरे बच्चे जो 2 बाकी बेटे रह गए हैं वो फैजान की तरह मेरे कहने में नहीं है। अच्छा, और जब वो मेरी हुक्मबदुली करते हैं तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उनको पुलिस के हवाले कर दूं। आज ये बादामी बाग में फलां जगह पे आए हैं और इनको पकड़ लो, तुम्हारा क्रेडिट बन जाएगा कि इस तरह मतलूब पकड़ लिए हैं, बदमाश इश्तिहारी पकड़ लिए फैजान के। अभी मुझे ये नहीं पता कि बाप और बेटा इश्तिहारी हैं कि नहीं है। मैं अभी तक कोई ऐसी दस्तावेज मेरे सामने नहीं आई कि ये भी इश्तिहारी थे। फैजान भट्ट तो चला गया ना, ठीक, वो तो मारा गया। उसका वालिद, उसका भाई या उसका तीसरा भाई या कोई कज़न या कोई अजीज क़रीब,
उनके खिलाफ कोई पुलिस ने अभी तक कोई अमालनामा उनका पेश नहीं किया। अच्छा। अब तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक, मतलब में गुफ्तगू कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये इट वाज सॉर्ट ऑफ हनी ट्रैप। ये थानेदार को यहाँ बुलाया है खुद कॉल करके कि आओ मेरे बच्चों को पकड़ लो। कई वालिदैन ही कहते हैं कि हमारा बच्चा मंशियात में गिरफ्तार है, तो उसको थाने ले जाओ, पर्चा दे दो, डराओ। तो वो साथ स्क्वाड नहीं लाया लोग। बस सबसे बड़ी बात यह है, जिसको ये पता है कि फैजान भट्ट एक दहशतगर्द था, पुलिस के बकौल जी जी वो दहशतगर्द था। हाँ। उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात थे, पुलिस को इंतहाई मतलूब था, मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में शामिल था, पुलिस मुकाबले में मारा गया, उसके भाई मफूर हैं, उसका बाप मफूर है। तो पहली बात तो यह है कि आप ऐसे सूरत हाल में क्यों यकीन कर रहे हैं जब कोई आपके प्रोग्राम में कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में हनी ट्रैप कर रहा है। जी जी हमने बात की थी, बिल्कुल बच्चियों आप ऐसे ही है। अभी 400 लोग पकड़े गए हैं, 258 चाइनीज हैं इस्लामाबाद से, ये जाली कॉल सेंटर्स में। तो पुलिस वाला जो एक दो स्टेप आम शहरी से ज्यादा होशियार, चालाक और मौसर होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसने एक कांस्टेबल को साथ बिठाया बाइक पे, बस एक वो एएसआई और एक कांस्टेबल, बस, और जा रहे हैं वहां चले गए। किस जगह, किसके भाई के पास? फैजान। अभी फिलहाल भाई रखें आप, दो भाई रखें, बाप भूल जाएं, बाप तो ट्रैप कर रहा है ना। जी जी। दो भाइयों के पास चला गया उनको पकड़ने के लिए, जो इंतहाई मतलूब है पुलिस के बकौल। जी जी। वहां गया, उन्होंने ऊपर से फायर मारा, दोनों वहीं ढेर हो गए। अब ये एक वीडियो दिखाई गई जिसमें वो तकरीबन बुजुर्ग जो है बाप इसका फैजान का, वो भागता दिखाई दे रहा है, बाकी लोग भी जी राहगीर देख रहे हैं। ये इन्होंने वायरलेस चलाई कि पुलिस पे फायरिंग हो गई है, एकदम हाइप क्रिएट हो गई, सोशल मीडिया पे पड़ गया, पुलिस वाले 2 मारे गए। जब 2 मारे जाते हैं तो सारे पुलिस शहर में पूरे अलर्ट हो जाती है, नाके लग जाते हैं। 13 अगस्त की शाम है, वैसे ही अलर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जी 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 रूटीन में है। वो मंचले जो बाहर निकलते हैं उनके लिए लगाई गई, बिल्कुल ठीक, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और 2 फंक्शंस प्लान हो रहे थे सरकारी तौर पे, एक मीनारे पाकिस्तान के साय तले, एक लिबर्टी में जी, 2 प्लान हो रहे थे। उस वजह से पुलिस वैसे अलर्ट थी। जब वायरस चलती पुलिस नाके लगा लेती, तमाम तर नाके, डिप्लॉयमेंट, अलर्ट, हाई प्रोफाइल, सब कुछ सोशल मीडिया पर हाई अलर्ट। उसके बावजूद वो बड़ी आराम से यतीम खाने चौक पे आते हैं। यतीम खाने और स्कीम मोड़ के दरमियान में एक कलदम तंजीम का दफ्तर है जी, वहां पुलिस वाले बैठे, वहां पुलिस वालों इनडायरेक्ट फायरिंग करते हैं। तो ये कहा जाता है पुलिस की जानिब से, लाहौर पुलिस के वायरलेस पे ये महफूज पैगामात हैं कि जी ये वही लोग हैं जो वहां से फरार हुए थे। जी जी जी, यही कहा गया, ऐसे ही। यानी एक ही वक्त में 1 घंटा 40 मिनट, पौने 2 घंटे के तकरीबन वक्फे के साथ 2 वाकयात। अब पौने 2 घंटे का वक्फा ही है, रास्ता इतना ही है तकरीबन, मादामी बाग से यहाँ 1.5 घंटे का रास्ता। अच्छा, ये नईम साहब खुदा माफ कि उसका मोटिव तो ये कि हमने बदला लिया भाई का इन दहशतगर्दों ने, ये दूसरे पुलिस वालों को क्यों निशाना बनाया, इसकी कोई समझ आई? इस पर मैंने आपसे सवाल करना। माजिद निजामी साहब हमारे साथ हैं। माजिद निजामी साहब, ये नईम मुस्तफा साहब बड़ी मेहरबानी फरमाते हैं, हमारे सीनियर हैं। इन्होंने कई हफ्ते या महीनों पहले इसी प्रोग्राम में बात कही थी कि जिस तरह के हम पुलिस मुकाबले देख रहे हैं ना, इसका बड़ा खौफनाक रद्देमल आ सकता है और ये आएगा, इसको कुछ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब इसमें तो पुलिस खुद कह रही है कि इसने बदला लेने के लिए किया, तो हम क्यों पुलिस वालों को ये सामने कर रहे हैं? वो एक जुडिशियल सिस्टम होता है, ताकि उसमें ये तो नहीं कोई कह सकता अच्छा उसमें वकील भी है, उसमें प्रोसिक्यूशन भी है, उसमें जज भी है, तो एक निजाम था। ये तो अब ऐसे लग रहा है कि हम पुलिस वालों को ही एक टारगेट बनाने लग गए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पुलिस वाले शहीद होने लग गए हैं इन मामलों में। जी बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब और नईम मुस्तफा साहब, हमेशा बड़ी नपी तुली और तफसील से बात करते हैं और इनकी बड़ी एक्सपर्टीज है इस मामले में। तो मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, मैं कुछ थोड़ा सा इसमें अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। बुनियादी तौर पे इस तरह के केसेस को हम एक मिसाल के तौर पे देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कहां कहां पे लूप होल्स हैं, कहां पे खामियां हैं, जिसकी वजह से ये एक पूरी टाइमलाइन बनती है। अगर आप इसको एज ए केस स्टडी देखना चाहें कि कहां पे किससे क्या गलती हुई, उसको कैसे नजरअंदाज किया गया, फिर अदालती मामलात के अंदर कहां कहां पे खामियां थी, जिसका फायदा किसी ने उठाया। तो इस एक पर्टिकुलर केस को अगर आप लेके देखें
ठीक। तो यहां पे आप जीरो से जब शुरू करेंगे तो एक एक कदम के ऊपर आपको पता चलेगा कि निजाम की जो खराबी है वो कहां कहां पे किस किस को मुतासिर कर रही है। जी। इसलिए डे वन से बदामी बाग के मुकदमात हो, शाद बाग के मुकदमात हो, पुलिस का मुखबिर बनना हो, फिर उसको कुछ ना कुछ याद दिलाना हो, फिर उसको सजा देनी हो, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि जब वो शख्स जेल चला जाता है तो वहां पर आजकल तो बहुत दावा किया जाता है कि जी जेल जो है वो बड़ी फूल प्रूफ है जी। इंतजामात बड़े आला है, मिसाली मामला है, जराइम की शरह कम होती है, लेकिन वहां पर उसके जो राब्ते हैं वो दहशतगर्द वो जेल के अंदर मौजूद उन लोगों से होते हैं जो ऑलरेडी दहशतगर्दी के मुकदमात में सजाए मौत पा चुके हैं और वो अपनी कैद मुकम्मल कर रहे हैं। एक वो दहशतगर्द जो दहशतगर्दी के मुकदमे में डेथ सेंटेंस जिसे मिल चुकी हो जी, उसका जेल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना कि वो वहां से जमानतें करवाए, पैसे दे के अरेंजमेंट करे और उसके बाद वो बाहर की दुनिया में उसको कमांड भी करे, उसको डायरेक्ट करे, उसको इंस्ट्रक्शंस दे। ये जो एक पॉइंट है ना जी, मेरे लिए ये सबसे कंसर्निंग और अलार्मिंग है कि हम ये नहीं, यानी उस दहशतगर्द जो सजा याफ्ता है वो इस फैजान की जमानत भी करवाता है, वकील भी कह के देता है, पैसे भी लगाता है, बाहर फिर नेटवर्क भी इसका बनाता है, असलहा वगैरह सब उसको फराहम करता है और उसके टारगेट भी देता है कि तुम नहीं करना है। वो दहशतगर्द अंदर बैठा है और जेल से सारा कुछ ऑपरेट करवा रहा है। और इंटरेस्टिंग ये कि उसको सजाए मौत भी हो चुकी है। ये नहीं कि वो किसी मुकदमे में जुडिशियल होके गया है कि जी 4-6 दिन बाद निकल आएगा, उसका चालान खत्म हो जाएगा, कोई जज साहब सुन लेंगे, नहीं। 8-10 साल से सजाए मौत का कैदी है, वो अपनी उम्र वहां पे पूरी कर रहा है, उसके बाद उसे फांसी होनी है जी। अगर वो इतना इन्फ्लुएंशियल है, वो कानून के आइन के दायरों को तोड़ते हुए अपना रास्ता बना रहा है, तो जो लाहौर शहर में मौजूद स्लीपर सेल्स हैं वो जब एक्टिव होंगे या वो जब अपनी चीजें सामने करेंगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। अच्छा नईम साहब, इसमें जो आपने बताया कि ये लोग थ्रेट कर रहे थे पुलिस वालों को, तो उस वक्त नहीं पता था कि इनको कुछ देखना है, करना है, कि जी वो बता रहे हम बदला लेंगे अपने भाई का, इस तरह बात कर रहे थे, और वो किसी पुलिस थ्रेट न भी करें किसी ऑफिसर को पुलिस वाले ने मुखबरी की, जिसने गिरफ्तार किया, जिसने उसको सजा दिलवाई, जिसने पार किया, मुकाबला किया, ये सारे मामला अगर थ्रेट ना भी आए तब भी ये एट स्टेक हैं। उनको पता है ना, मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर मुझे ये कहता है कि मैंने 400 लोग मारे, हुक्मरानों के कहने पे, भाई हुक्मरान बदल गए, नया रजीम आ गया, उस नए रजीम में भी वो टारगेट है, फिर और बदल गया, फिर वो भी टारगेट है। भाई जिसके मरे वो तो नहीं छोड़ेगा, एक बात तो ये। दूसरा, मैंने जो जुमला कहा था कि खूनरेजी को खून की दीवार खड़ी करके आप रोकना चाह रहे हैं, तो उसके नुकसान दो हुए। एक तो अवाम के तहफ्फुज़ पर मामूर जो फोर्स है पुलिस की, वो खुद अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गई। एक तो ये हुआ, बहुत अहम पॉइंट है, सबसे अहम बात, बिल्कुल अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। जी जी। वो ये नहीं देखते कि फैजान की मुखबरी, अब यतीम खाने वाले फैजान की तो मुखबरी नहीं की थी, उन्हें क्यों मारा? हाँ, यही भाई चिड़ हो गई वर्दी से। ओए होए 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 होए। वो वर्दी जो है वो पहन के बैठे यतीम खाने भी, बदामी बाग में वो गश्त कर रहा हो, वो गश्त कर रहा हो या वैसे ही चल रहा हो, वो थाने में बैठा हो। अब मैंने एक ऐसे रेफरेंस आया जेल में, गाजियाबाद में एक वाकया हो गया, एक थानेदार अपने कमरा नंबर 4 में इन्वेस्टिगेशन रूम में ले गया बच्ची को, माजूर को। जी 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 जी। उससे मुंह काला किया, बदअखलाकी की उसके साथ। जब बदअखलाकी की उसके साथ, तो उस वक्त मैंने ये जुमला कहा एक फोरम पे कि खुदा का शुक्र अदा करे पुलिस कि शहरी घर बैठे रहे, उन्होंने थाने पर हमला नहीं कर दिया। ऐसे वाकयात में नफरत का आलम ये होता है। ओहो, इसलिए पूरा थाना भी मुअत्तल किया कि लोगों को ये एहसास हो कि भाई मैंने आपकी इस शो में जी जी ये हंच जो अपना जाहिर किया था कि अब पुलिस के खिलाफ नफरत का एक गुबार निकलेगा और जो कहीं जहां दिखाई देगा पुलिस वाला उसको टारगेट किया जाएगा, इससे हटके कि वो दुश्मनदार है, वो उसने मुकाबले में किसी को मारा। देखें, एक और अलमनाक वाकया, बड़ा अच्छी बात निजामी साहब ने की है
जी आप सिर्फ ये सोचें कि आपने ये दावा किया कि 2000 अफराद मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में हमने इंसाफ फराहम किया मुतासरीन को। जी ठीक है? जी जी आपने अपने साथियों का इंसाफ फराहम किया, क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया? नहीं। आपने उनको लावारिस छोड़ दिया। अब लावारिस का नतीजा यह निकला कि गैंग जेल से ऑपरेट हो रहे हैं, बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं, समंदर पार पाकिस्तानी बाहर बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं और इतनी दीदा दिलेरी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं कि ज़मान बट नारोवाल वाला कहता है कि मैंने अभी इब्तिदा की है। उसकी वीडियो आपने ऑडियो देख ली? ये कोगी बट जिसका हाँ, कहना है? वही। अच्छा अच्छा, उसने कहा ना हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी। मेरी इब्तिदा है, मैं अभी और बड़े बदले लूंगा, बदले छोड़ूंगा नहीं, फलानी। अच्छा। जी आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमने बाहर से लाके बंदे मार दिए, जी बाहर से इंटरपोल के जरिए आपने बुला लिए, जी जी। एक्स्ट्राडिशन, वो आ गए, आपने बंदे मार दिए, उसका असर क्या हुआ? ये एक अजीब नया फिनोमेना आ गया है कि शूटर्स हायर बाहर से बैठ के कर लो। अब एक और आप बात सुने, बड़ी अहम जो हो रही है, मैं जिसका खदशा मुझे मन ला रहा है, वो खदशा ये है कि ये अनारकली इनकलाब की शक्ल न इख्तियार कर ले। इस पर आते हैं, मैं इजाजत दीजिएगा। माजिद साहब ये बताएं कि अब इस वाकये में भी पुलिस मुकाबला ही हुआ है और जिस तरह हम देख रहे हैं, लेकिन एक साहब ने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि देखिए अब पुलिस मुकाबले कम हो रहे हैं अब पिछले कुछ हफ्तों से। तो ये क्या कि उस तरह के जो कातिल हैं या मतलूब लोग हैं, इश्तिहारी हैं, जो भी हैं, वो अब रहे नहीं, भाग गए हैं, खत्म हो गए या सारे मार दिए गए हैं, या आपको लगता है कि कोई प्रेशर है कहीं से कि अब थोड़ा सा ये सिलसिला रुका है? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, उसमें एक बड़ी वाज़ेह चीज है कि जो पंजाब पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड नंबर्स हैं, उसमें 2-3 क्राइम्स के हवाले से तो बिल्कुल ये कहा गया है कि जी डकैती का मामला है या ज्यादती का मामला है, उसके अंदर कमी आई है। लेकिन जो क्राइम रेट है वो ओवरऑल जब उसका नंबर देखते हैं तो वो कम नहीं हो रहा। और दूसरी इसमें अहम बात यह है कि जो जज, मुंसिफ, जल्लाद, कोतवाल के जो किरदार दुनिया ने अलग अलग मुतय्यन किए हैं, वो आपने सारे एक टोकरी में डाल दिए। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपने 90 की दहाई में तो 4 पुलिस अफसर रखे होते थे इन कामों के लिए, जो पुलिस का डर्टी वर्क करते थे। अब यह है कि आपको 1000 बंदे का अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ गया क्योंकि सिस्टम मौजूद नहीं है। ये जो आपने पुलिस को एट स्टेक रखने की बात की है, ये हमने कराची में देखा है। एमक्यूएम में, वाह बड़ी बात, पुलिस मुकाबलों में, जब अदालत के जरिए थ्रू प्रॉपर चैनल आप सजा नहीं देंगे तो आप उस पूरी की पूरी फोर्स को एट स्टेक लेके आ रहे हैं और आप उसको एक चारे के तौर पे उनके सामने डाल रहे हैं कि तुम्हारे पास जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से तुम इंतकाम ले सकते हो। इस चीज को सोचना चाहिए। अगर यही सारा प्रोसेस अदालत के जरिए हो जी, तो किसी भी इंतकामी कार्रवाई की जानिब नहीं जाया जाएगा, ना तफ्तीशी की जानिब, ना प्रोसिक्यूशन की जानिब, ना जज की जानिब, ना अपील सुनने वाले जज की जानिब, क्योंकि वो एक पूरा अदालती अमल है जिसमें आपको पता है कि आपको एक प्रोसेस के साथ सजा दी गई है। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता तो वो तमाम लोग एट स्टेक होते हैं कि जिनका कसूर नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये जो यतीम खाना के पास वाकया हुआ है, जी जी, वो अपनी वर्दी की बुनियाद पे इस चीज के टारगेट हुए। ना तो उनका कोई लेन था, ना कोई देन था, ना उन्होंने कोई FIRs की, ना कोई रेड्स की। और ये हमने पहले भी देखा है कि फैजान भट्ट के केस में भी यही था कि जहां पे कोई पुलिस वाला जा रहा है, उसके सर में उसको शूट करो, हिट करो, निकल जाओ वहां से। तो ये चीजें अलार्मिंग इसलिए है कि सिस्टम इस चीज का जवाब नहीं दे रहा। CCD ये तो कहती है कि जनाब, जब इंटरनेशनल प्रेस उससे पूछता है तो वो कहती है कि ये जितने भी कत्ल हुए हैं ये सारे हमने सेल्फ डिफेंस में किए हैं। जी जी जी, वो लाइनर दे के तो जो साथी आए थे वो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, क्रॉस फायरिंग मारा गया, और ये वो कहते हैं आप जुडिशियल इंक्वायरी भी करवा लें, हमारे हाथ साफ हैं। वो तो इस तरह की बात करते हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर सिस्टम जो है वो इस चीज का जवाब नहीं दे रहा। तो जब सिस्टम जवाब नहीं देगा तो वो वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो फिर हम ये अंदाजा नहीं कर सकते कि वो प्रेशर कुकर किस साइड से फटेगा, उसके अंदर से भाप कैसे निकलेगी, वो गर्मी सारी की सारी जो है, वो हीट जो उसके अंदर जमा हुई है, वो किस रास्ते से बाहर जाएगी। अब ये जो माजिद साहब ने इसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी, अब ये भी नहीं पता, वो सारा खानदान ही मशकूक हो गया ना जी। ये जो भी फैजान और रेहान और इनका वालिद, ये तो चलो जी मारे गए,
लेकिन इनका पता नहीं कोई कजन, वो अब वो सारों पर क्या आप सारे इनके खानदान 100 बंदा है, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको मशकूक रखेंगे, इनमें से कोई ना उठ जाए, कोई पता नहीं होता। जो इनकलाब की नईम साहब ने बात की है, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं मत जाएगा। 3 बड़ी अहम बातें हमने करनी है। एक तो नईम मुस्तफा साहब ने इनकलाब की बात की कि खुदा न खास्ता हालात इस तरफ ना चले जाए। मैं खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूं, बाज दफा हम इनकलाब को बड़ा जबरदस्त समझते हैं कि हालात बदल जाएंगे, लेकिन तारीख ही बताती है कि इनकलाब खूनी हुआ करता है, और सिस्टम के अंदर अगर बतदरीज आप चीजों की तरफ बढ़ें तो वही अच्छा होता है, वरना इनकलाब खून खराबे का नाम हुआ करता है। तारीख हमें बताती है। हम बड़े फख्र से कई दफा करते हैं, या फख्र नहीं तो ये सोच के साथ करते हैं कि देखिए बांग्लादेश में क्या हो गया, कितने लोग अभी बांग्लादेश में कि जी वहां टॉपल हुई गवर्नमेंट, रजीम चेंज हुई, कितने लोग हलाक हुए हैं। इसी तरह आप दीगर ममालिक में अगर देख लें, उनकी मिसालें दी जाती हैं, तो हमें अपने सिस्टम को उस वक्त आने से पहले बेहतर करना है। दूसरी चीज ये कि अभी माजिद निजामी साहब जो बहुत जबरदस्त साफी हैं और उनकी टिप्स पर होते हैं फैक्ट्स भी और अदाद शुमार, उन्होंने कहा कि क्राइम रेट नीचे नहीं गया। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि वो किस तरह कह रहे हैं, क्योंकि दावे तो ये नजर आते हैं कि बिल्कुल क्राइम रेट कम हो गया है, लोग अब आसानी से बाहर निकल सकते हैं, तहफ्फुज उनको हासिल है। और तीसरी बात यह है कि अब किया क्या जाना चाहिए, ये जो हमारे सामने वाकयात आ रहे हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है। नहीं साहब ये बताइएगा, एक तो जो मैंने बात की कि क्राइम रेट की, आप भी कह रहे हैं कि नीचे नहीं गया, वो किस तरह से? मैं कह रहा हूं इजाफा हुआ, इट इज जस्ट अदरवाइज। नीचे क्या जाहिर है, नीचे आदादो शुमार में नीचे दिखाया गया है। जब आप बर्किंग करेंगे, डकैती का मुकदमा दर्ज करेंगे, डकैती कम दिखाई देगी ना। जब आप दफा नहीं लगाएंगे इज्तिमाई ज्यादती की, जब आप इज्तिमाई ज्यादती को, रेप को सोडमी कहेंगे, तो रेट तो नहीं। जो फिगर दिखाए जा रहे हैं अशराफिया को, हुक्मरानों को, वो दिखाए जा रहे हैं जो पुलिस ने ही बनाए हैं। जी जाहिर है पुलिस ने रजिस्टर करना, और किस तरह? भाई पुलिस ने तो अपने आप को जस्टिफाई करना है, तो हुक्मरानों की आंखों के पर्दे पड़े हुए दिखाई नहीं उनको देता कि भाई ये आए रोज जो वाकयात हो रहे हैं, तो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अच्छा चले एक बात ये मान लीजिए कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो सीसीडी, जो दूसरे महकमे फोर्सेस बन गई, नई अथॉरिटीज बन गई ना, पैरा फोर्स बन गई जी, उनके बाद डेटरेंट के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया इसको जी। क्राइम ग्राफ नीचे आया तो वाकयात खत्म होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे, वाकयात क्यों बढ़ गए? वो कहेंगे जी रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, रिपोर्ट से बात के आपका मीडिया दिखाता है, कोई वाकया होगा मीडिया में उछाल दिया जाता है। बात सुने, ये वाहिद चेक है मीडिया का, बड़ी माजरत के साथ बात कह रहा हूं। मुझे दुख है इस बात पे कि अदलिया क्यों मैदान में नहीं आई। फोर्सेस ने, अथॉरिटीज ने अदलिया का हक इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता हूं कोर्ट इज टू बी डिसाइडेड कि जी जजा क्या है, सजा क्या है, किसको कैद की सजा देनी, किसको मौत की सजा देनी, किसी को बरी करना है। बिल्कुल ठीक। और अगर ये इख्तियार अदालत का है और उसामा और नईम मुस्तफा अपने हाथ में ले लें, या नारकी है सर, तबाही है, या निजामी साहब को दे दें, हम तबाही है, बिल्कुल तबाही है। अगर मैंने आपके प्रोग्राम में कहा बर्बादी, अगर आपने निजामी तलपट करना है तो फिर मेरी और अपनी जगह पे आप पुलिस वाले को लाके बिठाया करें, एंकर भी और गेस्ट भी। अगर आपने निजाम तबाह करना है तो मोची को लाके उससे सर्जरी कराएं न्यू हॉस्पिटल में। अगर आपने निजाम ही बदलना है तो फिर आप इंजीनियर की बजाय पुल जो है और अंडरपास और ओवरहेड जो है वो किसी वकील से करा लिया करें ड्राफ्ट, वो डिजाइन कर देगा आपको। यानी ये जो फैसला है कि कौन सजा पाएगा, मौत किसको देनी किसको नहीं, ये जज फैसला करता है, वो हमने पुलिस के हाथ में दे दिया। मैं आपको इसी प्रोग्राम में रहता हूं, फैजान भट्ट के मैंने एक मफरूजा मान लिया पुलिस का। मुझे बहुत दुख है उस थानेदार का, उस कांस्टेबल का और तीसरे कांस्टेबल का भी बहुत तकलीफ हुई। उनके घर पे क्या बीत रही है, हमारे भाई, हमारे बच्चे थे, हमारे में से है ना। जी जी, मुझे दुख है बहुत, लेकिन उसके बावजूद अगर हम गलती का जो इस्तेमाल गलत हुआ है जिस चीज का, उसका इजहार नहीं करेंगे तो ये रिपीट होगा। मैं इसलिए इजहार कर रहा हूं गलती कहां है। नहीं, आपको नहीं लगता पुलिस अब ये सारा कुछ देखेगी कि कौन कौन इस तरह से? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको प्रोग्राम में आपने कहा था कि जितने आपने वाकयात में प्रोग्राम किए उनके बाद एक बड़ा वाकया आएगा, उस पर गालिब आ जाएगा, वो भूल जाएंगे लोग। कहां गया गाजियाबाद का थाने का वाकया? टाउनशिप थाने में 2 खवातीन गदागर मारी गई, कहां गया वाकया? पिंकी का केस कहां गया? मुस्तफा आमिर का कत्ल कहां गया? तो बरी हो रही है पिंकी तो अब चले वो भी छोड़े। हाँ जी, साकिब चद्दर और मोहम्मद इकबाल कहां गया? कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं हुआ ना, उन पे गालिब आ रहे हैं केस। अब मैं आपको और बता रहा हूं, मुझे बहुत दुख है मारे जाने का, 3 कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल 1 थानेदार। इससे ज्यादा दुख क्या है?
मुझे आप कोई फलसफा तरीका किसी नहज का बताएं कि इनको पुलिस को कैसे पता लगा कि बदामी बाग से वो यतीम खाना है, यतीम खाना से वो शेख उबरे गए। कोई वायरलेस दिखाएं, कोई रोजनामचे में रपट दिखाएं। एक दूसरा अहम सवाल जी, कि कैसे पता लगा कि फायरिंग जो है इन्होंने की? क्या बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दे दी? देखिए, कानून जो है वो दस्तावेज पे चलता है, सबूत पे, शहादतों पे। जी जी, अदालत में जिरा होती है 6-6 माह, साल। जी जी, और वो फुटेज भी साबित करनी पड़ती है कि ये यही लोग हैं। मुझे आप ये बताएं, क्या बरामद हुआ मरने वालों से? अब उसका आप अभी तो कुछ पता नहीं, बस ये है कि हाँ जी, अब आप दोनों मारे बैलिस्टिक गए। एक्सपर्ट, आप 3 दिन गुजर गए, बैलिस्टिक एक्सपर्ट से इसका मवाजना कराएं कि क्या वही पिस्टल, वही गोली उनसे बरामद हुई जो वहां से उस थानेदार को लगी थी? सर, अब तो केस ही खत्म हो गया ना। अब किसने देख रहा है, किसने नहीं? यहाँ तो कुछ पूछेगा बस नहीं। यही तो वीडियो, मसला है भाई, यही तो मसला है। वीडियो में वो नजर आ गए हैं और अच्छा, उनका पुलिस मुकाबला हो गया है और बस खत्म हो गया ना। हाँ जी, लियाकत अली खान के कत्ल से मोहतरमा बेनजीर की शहादत, 2 वज़ीर आज़म 2, जी जी, 60 साल का, 70 साल का। उनके सारों के मुबैना कातिल मौके पे मार दिए गए। मौके पे हाँ जी, जी मार दिए गए, जी जी, केस दफन करने के लिए। 2 बचे थे, मैंने आपके प्रोग्राम में बता दिया, वो अफगानिस्तान में आज भी हैं। जिन 2 पे इल्जाम था, शूटर थे मौके के, वो अफगानिस्तान में महफूज हैं। अभी ये जो अभी अच्छा, MPA के टिकट होल्डर PTI के, अब ये बात है वज़ीर आज़म की। हाँ। मैं अब आपको जर्नैल की बात बता रहा हूं। अमीर फैसल जी, अमीर फैसल मेजर जनरल 2008 नवंबर में कत्ल हुए, शहीद इस्लामाबाद शहीद किया। हाँ जी, इस्लामाबाद जी में जी, शहीद किया। वो रुके थे इशारे पे शायद, उस वक्त की बात। नहीं, इशारे में मुशर्रफ साहब वो इशारे क्रॉस कर गए थे। अच्छा, ठीक है। PWD कॉलोनी के बाहर, मैं मौके पे गया वहां। उनका कत्ल 10 साल तक खामोश रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा कि कत्ल किया किसने, पता नहीं चला। 6 टीमें मौके पे आई, हम वहां मौजूद थे, तफ्तीश की, खुफिया इदारों की भी, कुछ नहीं निकला। एक टैक्सी ड्राइवर ने फोन किया कि एक काली गाड़ी जा रही है, उसमें एक शख्स को टीका लगा के बेहोश किया गया, अंदर डाला गया, मैंने देखा है। उन्होंने वायरस की, उनको पकड़ो, इसको कौन है? मोटर पुलिस ने पकड़ लिया, उसको रोका, उसको रोक को उसने काले शीशे से नीचे किया और अपना कार्ड निकाला। उन्होंने कहा आर्मी ऑफिसर हूं। उन्होंने फिर कहा मोटर पुलिस ने, पुलिस वालों को, तुम बेगैरत पागल हो तुम लोग? एक आर्मी ऑफिसर गाड़ी रुक गई। उसने कहा भाई ड्राइवर से पूछो पीछे। उसने कहा गाड़ी टैक्सी पीछे, उसने कहा टैक्सी साथ ही खड़ी है। उसने कहा टैक्सी ड्राइवर अब भी कह रहा है इसी गाड़ी में है। उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली तो डाले का पिछला वो और अगली सीट के दरमियान में जो सीट थी उस पर एक शख्स बेहोश था, उसको उतार लिया, उसको लेके आए, बंदे को पकड़ लिया। मेजर हारून रशीद उसका नाम था। मेजर हारून रशीद को पकड़ा, उसको लेके तफ्तीश की। उसने कहा जनाब मैंने और मेरे भाई ने तो जनरल उनको मीर फैसल को मारा है। जब वो हो गई जी, वो 24 घंटे में जो अगवा हुआ था ताजर, उसका केस खत्म हो गया 24 घंटे में। ठीक 3 दिन बाद उसके जर्नैल साहब के कातिल जो पकड़े हुए साथ में थे, नौशेरे से बरी हो गए। केस ही किसी और तरफ चला गया, खत्म हो गया। जी जी, ठीक। इन थानेदारों का, पुलिस वालों का केस इससे भी बदतर तरीन अंदाज से होगा। पता ही नहीं गया क्या। आप जब गोली के जरिए किसी को इंसाफ फराहम करते हैं तो नई गोली तैयार कर रहे होते हैं। वो नई गोली किसका सीना चाक करेगी, किसके माथे में लगेगी, सिर में लगेगी, ये फैसला होना है। इसे मैं इनकलाब कह रहा हूं। इस तरह से चीजों की माजिद साहब, ये एक डिसीजन हुआ और सदियों पहले कि जिसके पास असलहा होगा उसके पास इख्तियार नहीं होगा ऑर्डर को इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल का। वो सेल्फ डिफेंस हो सकता है, ऑर्डर कहीं और से आएगा कि ऑर्डर करने वाला वो कोई और होगा या जिसके पास असलहा नहीं होगा। उसके पीछे एक बड़ी जाहिर हिकमतें होंगी, सदियां इस पर गुजारी गई हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि काजी का कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है, और उसकी वजह यही होगी कि वो अगर परेशान है, गुस्से में है, किसी ने बात कर दी, उसके पास लाइसेंस होने का मतलब नहीं है किसी को भी मार दे। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के नुकसान ये जो अब बता रहे हैं नईम मुस्तफा साहब, अब क्या ये केस क्लोज हो गया या इससे हम ये देखेंगे कि अच्छा देखा जाएगा? दो ही चीजें ना, एक तो ये कि पुलिस कहेगी कि भाई हमें अपने आप को महफूज बनाना है, पता नहीं कौन उठ के किस वक्त क्या बदले लेने की आग में, सही या गलत, वो बिल्कुल गलत होगा कि उसको कोई हक नहीं है कि वो खुद उठा के बदला ले, जाकर अदालत की तरफ जाए अगर किसी को लगता है कि उसकी शक्ल जाती हुई है। लेकिन पुलिस वाले तो टारगेट में आ गए। दूसरा ये कि क्या अब सारी फैमिली जो कोई
पुलिस को खुदा न खासा टारगेट करता है, उसकी सारी फैमिली पे नजर रखनी पड़ेगी। वो तो सैकड़ों लोग भी हो सकते हैं, वो चचा ताया मामू की तरफ ननिहाल ददियाल में, कि जी पता नहीं इनमें से कौन शख्स क्या कर बैठे। बिल्कुल, ये अहम पॉइंट है और मैं इसमें एक मजीद मिसाल ये देना चाहता हूं कि जिस तरह यहाँ पर जनरल अलवी की बात हुई है, जी जी हमारे साथ ये लाहौर के हमसाये में कसूर में जब आईजी इस्लामाबाद जो इस वक्त अली नासिर रिजवी हैं, ये डीपीओ कसूर होते थे, जी जी उस वक्त एक बच्ची के साथ ज्यादती का केस आया। इन्होंने इसी तरह हबड़ दबड़ में हीरो बनने के लिए, फौरी इंसाफ देने के लिए, तेज तरीन डिलीवरी के लिए इन्होंने वहां पे एक शख्स को उठाया, उसको कहा कि जी इसने बच्ची के साथ ज्यादती की है, और उसको एक रवायती पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, जिसकी जो है वो फिर खबरें लगी, पुलिस की वाह वाह हुई, फौरी इंसाफ का बोलबाला हो गया। अब मामला यह है कि उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार अपनी रिहाइशगाह हर चीज छोड़ के चले गए, वो कैसे उस सोसाइटी में रह सकते थे। फिर जब ये मशहूर बदनामे जमाना जैनब कत्ल केस और ज्यादती केस हुआ, उस वक्त जो फोरेंसिक्स हुए और उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो उसके अंदर ये पता चला कि जैनब के कातिल ने ही वो काम किया था। अब जब ये केस ओपन हुआ, अब वो लोग जिन्होंने अपना बच्चा खोया, अपनी अखलाकी समाजी हैसियत सारी की सारी बर्बाद करवा ली, इज्जत मिट्टी में मिल गई, उनको इसमें से क्या मिला? क्या कोई ऐसा मुकदमा हुआ कि जिसमें उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए? क्यों? क्योंकि उस वक्त वो एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तालियां बजाई थी। अब ऐसी हीटेड सिचुएशन के अंदर वो बेगुनाह खानदान कहां जाएगा और अभी तक वो कहां गया है, इस पे जरूर बात होनी चाहिए। तो ये जो बात की जाती है ना फौरी इंसाफ, इसके अंदर फिर वो जो इंसाफ के कानूनी तकाजे हैं, वो कई दफा नजरअंदाज हो जाते हैं और कई दफा नजरअंदाज किए जाते हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट देना होता है जी। और जब आपने रिजल्ट देना होता है तो फिर उसके अंदर आप इन चीजों का ख्याल नहीं करते। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की ना जी रिश्तेदारों की और फलां, इसमें हमारे पास बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि फाटा में कबाली इलाका जात जो साबका है, उसमें एक बदनामे जमाना FCR का कानून होता था जो अंग्रेज ने बनाया था। जी जी। और उसके अंदर आप किसी भी जुर्म की इज्तिमाई जिम्मेदारी जो है वो डाल देते थे, घर गिरा देते थे, लोगों को इलाके से निकाल देते थे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो हाकिम और महकूम का कानून था। वो एक शहरी का दूसरे शहरी से जो ताल्लुक है, या एक शहरी का दूसरे शहरी से इमरानी मुआहदा है, उसका उससे ताल्लुक नहीं था। वो कवानीन हाकिम और महकूम के बनाए गए थे कि अंग्रेज हजारों मील से आके यहाँ पे हुक्मरानी कर रहा है, तो उसने यहाँ के लोकल्स को एज ए गद्दार ट्रीट करना है। तो इसलिए वो कानून आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसी बात को मैं लेके आऊंगा इस केस में पर्टिकुलर कि जब आप पूरा घर उठा लेते हैं, कजन उठा लेते हैं, तो ये FCR की ही एक शक्ल है। और मैं समझता हूं कि ये उसी जालमाना कानून की याद दिलाता है कि जिसमें आप एक शख्स की जो जुर्म है जी, उसकी सजा इज्तिमाई तौर पे उसके खानदान को देते हैं और उसमें कोई फर्क नहीं रखते कि किसकी कितनी सजा होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। सवाल तो ये भी है ना, बिल्कुल सही, कि उसको वो इज्तिमाई सजा क्यों मिले। बिल्कुल सही। मुझे लास्ट में मुस्तफा साहब, क्यों ये हो रहा है? क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम में, जिसमें ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन लगाती है, और देखिए ना आखिर जलाद है जिसका पता ही नहीं होता, वो भी एक किरदार होता है कि जिसने उस सजा पर अमल दरामद करवाना है। तो ये शॉर्टकट की वजह क्या है? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि जी कुछ मसाइल पैदा हो। सीधी सी बात है, मैंने मुतल्लिका पुलिस अफसरान से गुफ्तगू की, उनका नाम नहीं जाहिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक। वो ये कहते हैं ये स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट पॉलिसी। मैं समझता हूं कि अगर स्टेट पॉलिसी भी है तो ये कराची वाला लाइसेंस टू किल है, कराची वाला लाइसेंस टू किल है। अब लाइसेंस किसके हाथ में है? बंदर के हाथ में माचिस नहीं दी जाती। हानिया अदील जो चकवाल में ऑस्ट्रेलियन खानदान था, बच्ची वाला, उस बच्ची को जिस तरह किया गया, आज वो भूल गए सारे केस ना। जी जी, मुझे पता है वो थानेदार कहाँ है जो जिम्मेदार था। इन्होंने मुअत्तल किया CCTV बाद में, बड़े अरसे बाद जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने
इनको सख्ती की है। जी जी, उसके प्राइम मिनिस्टर का बयान आया था कि हमारी बच्ची है, हमारी मेरी शहरी। बात सुने, जब अशराफिया के कानों में जाके ये फूंक मारते हैं ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान बिलखुसूस, कि जनाब ये हल कोई नहीं है जराइम रोकने का, सिवाय इसके कि हमें इजाजत दे दें, लाइसेंस टू किल हमें दे दें, ये स्टेट जी। पॉलिसी होगी। जी जी, अब अशराफिया का ये फर्ज है कि वो उनके मुंह पे तमाचा मारे कि भाई तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम्हें कहा गया कि जराइम को रोको, हाँ। जराइम होने के बाद बंदा मार के अकलमंदी कहां की है भाई? जुर्म तो हो गया, अब आप लकीर पीट रहे हैं, मार रहे हैं बंदा। जब आप बंदा मार रहे हैं तो बंदा मार के फिर आपने सारी की सारी मुखालफतें पैदा कर दी। मैं आपको बड़े वसूख से एक बात बता रहा हूं, जी जी जी, इस वक्त 30 से 40% लोग जो पुलिस मुकाबले कर चुके, सो कॉल्ड मनसूबाबंद कहता हूं, मैं जाली नहीं कहता, मनसूबाबंद प्लान पुलिस मुकाबले कर चुके, उनकी एक अक्सरियत वीजे लगवा चुकी है बाहर के। ओहो। लेकिन सर देखें, अभी जो इसी में मिसाल ले लें, काउंटर आर्गुमेंट क्या आता है कि वो दहशतगर्द जो अंदर था, जिसने इसको फैजान को ट्रेंड किया, इसकी जमानत कराई हो, अगर उसको उसी दिन इंसाफ वाला काम कर दिया गया होता तो जेल भाई आप इंसाफ, उनसे इंसाफ दें, उस जेलर को पकड़ें जिसने फोन करवाया उसको वहां बाहर से, जिसने फरोती जो कहते हैं वो लेने के लिए भत्ता बाहर फोन करके गैंग जाता है। अब मैं आपको एक बंदा बता दूं, जो जेल में का एक अफसर भत्ता लेने जाता था, एक मुजरिम जो कैद था सजा याफ्ता, उसके कहने पर बाहर शालम मार्केट में पुलिस वाला, पुलिस जेल का अफसर, कि वो कैदी कह रहा है, मुजरिम कह रहा है कि भाई पैसे दो, और वो उसके लेकर जा रहा है। वो वर्दी में जाता था, वर्दी में। अब आप जहां से फैजान ने और उसके साथियों ने फोन करके कत्ल की मंसूबाबंदी की, आप उस जेलर से शुरू हो जाएं। जब आप ये अदालत करेगी, ये किसी शख्स का काम नहीं है, इदारे ऐसा नहीं करते, कहीं नहीं करते। मुहज़्ज़ब अक़वाम, मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है वो इस तरह की कत्ल व गारतगरी को खूनी इनकलाब से वो करता है कि ये खूनी इनकलाब है, और इस इनकलाब के रास्ते में आपने रुकावट खड़ी करनी है। अगर न समझे हुक्मरान, न समझे तो ये इनके खिलाफ चार्जशीट है। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं, ये बताएं कि हल क्या है? क्या फिर 10 साल केस चले, 20 साल केस चले और फिर सुप्रीम कोर्ट से वो बंदा बरी हो जाए? तो ये दूसरी तरफ ये मिसालें दी जाती हैं कि जी हम पकड़ते हैं, बंदा बरी हो जाता है, और यही मैंने जो आपको दहशतगर्द की मिसाल दी कि उसने ट्रेन कर दिया फैजान को, हमने उसको उसी वक्त इंसाफ दे दिया होता तो काम खत्म हो जाता। देखिए, इसका बड़ा सादा सा हल है, और वो ये है कि आप निजाम को बेहतर करें, लेकिन तरजीहात में ये शामिल नहीं है। आप 26वीं 27वीं तरामीम देखें, उससे पहले भी अदलिया की जितनी भी तरामीम हुई हैं, उसमें आप ये तो देखते हैं कि जनाब जिस जज को आपने निशाना बनाना है, जिसको सबक सिखाना है, उसके हवाले से फैसला कर दिया जाए, जजों की ट्रांसफर हो जाए, जो आपके मंजूर नजर जज हैं उनकी आप उम्र की मुद्दत बढ़ा दें, अपने लाडले जजों के लिए नई अदालत लगा दें, वो तो सारा कुछ आप करते हैं। लेकिन वो लाखों केसेस जो रोज अवाम भुगत रहे हैं और रोज अदालत में जाकर परेशान और जलील और ख्वार होते हैं, वो रियासत की तरजीहात में नहीं है। और जब तक वो रियासत की तरजीह में नहीं होगा, इसका बड़ा सादा सा हल है। नॉर्वे की और जो स्कैंडिनेविया की एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दी जाती है सर, कि वहां पर एक पाकिस्तानी खानदान ने कत्ले गैरत के नाम पे एक लड़की को मार दिया। उन्होंने 14 लोगों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दी, यहां तक कि टैक्सी लाने वाले को, ले जाने वाले को, फैसला साजी में शरीक लोगों को, और उन्होंने उसको एक टेस्ट केस बना के 14 लोगों को उसके अंदर मुख्तलिफ सजाएं दी। उस दिन के बाद से स्कैंडिनेविया में ना तो किसी की गैरत जागी, ना किसी को कोई अपना जो है वो कबायली रसूम और रिवाज याद आई, सब कुछ ठीक हो गया। आप अदालत को, प्रोसिक्यूशन को मजबूत करें तो ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि गवर्नमेंट की तरजीहात में ये है कि जज का ट्रांसफर कैसे करना है, उसकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए, फैसला किस जज से लेना है। तो जब ये तरजीहात होंगी तो फिर सिस्टम ऐसा ही चलेगा। सर ये निचली अदालतों का सारा मामला है, क्योंकि वो जो आपने बातें की मरात और वो सब वो ऊपर की अदालतों से मिलता है नहीं सब। इस पे लास्ट आपका कमेंट
कि किस तरह से इसको बेहतर करना होगा। वो कहते हैं क्या इजियर सेड देन डन, तो वो आसान कहना आसान है, करना मुश्किल, कोई गवर्नमेंट नहीं करती। मैंने अफसोस का इजहार किया इस बात पे कि अदलिया खामोश थी, उसका काम था, 100% जबरदस्त आपने बात की, कमाल कर लाहौर हाईकोर्ट मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहब जी जी अब इस केस की समाअत शुरू की है। अभी इससे पहले आफ्ताब बाजवा साहब साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, वो अदालत में गए थे भावलपुर के केस में, 3 भाई सगे 2 बहनोई, उनके केस में गए थे। 4 केस लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, कराची में कई हैं इस तरह के मावरा अदालत। पहली बात तो यह है कि हुकूमत खुद सूबाई और वफाकी ये स्टेट पॉलिसी विड्रा कर ले, पहली बात तो ये फर्ज करें वो नहीं करते। अच्छा, फिर अदलिया को चाहिए कि अच्छा, वो 2-4 केसों में फैसले सुनाकर हकायक पे मबनी एविडेंस के साथ इनको सजा दे जो जिम्मेदार हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के। और सर इस पे ना चूंकि हमने मीडिया में बात करनी है कि लोगों की भी नब्ज पर पल्स प्रोग्राम में हाथ रखना है। लोग चाहते हैं कि ये बड़ा ठीक है, कोई पकड़ा जा रहा है फौरी उसको कर दें। और पूरे पाकिस्तान में हर पुलिस पर मैं खुद मिसालें देखता हूं कि जी अच्छा जी वो फलां जगह की पुलिस ने ये देखें कैसे फौरी कर दिया था, यहां ये क्यों नहीं हो रहा, किसी के साथ हुआ है। इससे फिर अनारकी फैलती है। हमें लगता है कि जी फौरी इंसाफ हो गया, तो यही मकसद आज प्रोग्राम करने का। देखें कि सूरत हाल पर किस तरफ जाती है। ये सदियों में ये निजाम बना है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको चाहिए होती है, एक आजाद अदलिया चाहिए होती है, उसका काम फैसले करना है, पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, सजा दिलवाना गवर्नमेंट का फिर उसके साथ काम है कि वो वहां पर सबूत रखे और अदालत से सजा दिलवाई जाए। जब हर कोई अपना अपना काम करेगा, जिस तरह माजी निजामी साहब ने कहा कि पकड़ने से लेकर जल्लाद तक वो सारा कुछ जब एक के आप सपोर्ट कर देंगे, तो फिर आप दुश्मनियां बना रहे होते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।